सुप्रभात बच्चों। आज हम वाक्य व्यवस्था पढ़ेंगे और वाक्य व्यवस्था से पूर्व पढ़ने से पूर्व हम कुछ वाक्य देखेंगे। इस चित्र को देखिए। इसे देखकर मन में विचार आता है, ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है। इस बात को कहने के लिए ग्वाला, गाय, दूध, बाल्टी, निकाल आदि शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। ये अलग अलग शब्द पूरी बात नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम इस वाक्य के शब्दों को अलग अलग बोलेंगे तो हमें इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना होगा, पहले इन शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने योग्य बनाना होगा। दूसरे शब्दों में शब्द को पद बनाना होगा। ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है। अब इन पदों को क्रम में रखना होगा, तब हम जो कहना चाहते हैं वह कह पाएंगे। यदि हम अपनी बात कह सकते हैं तो हम उसे वाक्य कहेंगे। यानी अगर हम वाक्य की परिभाषा देखें तो वाक्य भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम गया, मोहन ने किताब पढ़ी, ठीक। ये वाक्य होंगे कि जिससे हमें पता चल रहा है कि जो करता है वो क्या कर रहा है या संज्ञा क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अब वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है। वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करता है। तो ये वाक्य के कुछ वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है कि वाक्य पदों को उचित क्रम, जब शब्द वाक्य में लिखे जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, ठीक है। और वो पदों के ही क्रम को हम पदों के ही क्रम से वाक्य बनता है। वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वाक्य मीनिंगफुल होता है, ठीक है, उसमें अर्थ होता है, उसमें एक क्रम होता है, तो हमें वो वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बात को समझाने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य संरचना की दृष्टि से देखें, अंग और पदक्रम। अंग में क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और पदक्रम में क्या होता है, कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक। अंग में उद्देश्य और विधेय होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है वाक्य के अंग उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है या राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे राम, सोहन या सीता खेल रही है, ठीक है। तो ये क्या हुए, कर्ता हुए, ठीक है। ये उद्देश्य हुए, ठीक। अब बात करते हैं विधेय, ठीक है। हम संक्षेप में ही जानेंगे क्योंकि इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। विधेय का मतलब होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है क्या होगा, विधेय होगा, ठीक है। जैसे नीलिमा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ पर रोज इसी मैदान में खेलती है, ये हो जाएगा विधेय, ठीक। अब बात करते हैं अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एक तो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। पहले हम रचना की दृष्टि से देखेंगे। रचना की दृष्टि से कौन कौन से वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक। संयुक्त वाक्य में क्या, सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं वह सरल वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। साधारण जो वाक्य होता है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नरेश बांसुरी बजाता है, मधु और मोहिनी रोज व्यायाम करने जिम में जाते हैं, तो ये क्या है, सरल वाक्य है, ठीक। इसलिए
इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसलिए सरल वाक्य होता है। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब यानी जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें किसी योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, जैसे और, परंतु, इस तरह के जो योजक चिन्ह हैं वो लगे होते हैं। तो दो रात हुई तारे खिले, इसके बीच में क्या लगा है, और लगा है, तो सेंटेंस क्या बना, रात हुई और तारे खिले। रात हुई, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं, रात हुई और तारे खिले। तो ये दो वाक्यों को और योजक चिन्ह से जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं बहुत भागा परंतु बस छूट चुकी थी, यहाँ पर परंतु क्या हुआ, योजक चिन्ह है, अन्यथा ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक, अब देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे हम मिश्रित या जटिल वाक्य कहते हैं, यानी कि एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, यहाँ मुख्य उपवाक्य है मैंने कहा, ठीक है, मेन है ये, और आश्रित शोर मत करो, आश्रित उपवाक्य क्या है, शोर मत करो, और की योजक चिन्ह है यहाँ। ठीक, अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। हम ना केवल संक्षेप में ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। इसको आप जब कक्षा 9 में पहुंचेंगे तो उसके बाद हम इसका अर्थ विस्तार से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से आश्रित उपवाक्य के कौन से भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अभी हमें केवल जो मुख्य बातें जानने की आवश्यकता है, जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं, कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या परिभाषा होती है या फिर क्या पहचान होती है। चलिए अब करते हैं अर्थ की दृष्टि के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात। इसमें कोई भी वस्तु या स्थिति के विषय में कोई सामान्य बात कही जाए तो ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे चंद्रमा चमक रहा है, धूप में बड़ी गर्मी है, बादल बरस रहे हैं, मुझे बाजार जाना है, मुझे खाना खाना है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो कौन से विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं निषेधवाचक की। निषेधवाचक में क्या होता है, इन वाक्यों में से मैं किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ, या वह आज पढ़ने नहीं आएगा, सुरेश यहाँ नहीं है, रमेंद्र काम नहीं करता। यानी कि निषेधवाचक वाक्य में नहीं शब्द आना आवश्यक है। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो वो निषेधात्मक वाक्य होगा। आज्ञावाचक में क्या होता है, किसी वाक्य में आदेश या आज्ञा निर्देश का बोध होता है। जैसे यहाँ मत रुकिए, उधर शोर मत कीजिए, यहाँ से जाइए, उधर खड़े हो जाइए। तो ये क्या हुए, आज्ञावाचक। या जिस वाक्य में हमें ऐसा प्रतीत हो कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका वह मित्र कहाँ पढ़ता है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है। इस तरह के जो जहाँ पर पीछे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए, कहाँ, क्या, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्न यदि पूछे जाएं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मय आदि में क्या होता है, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे आह कैसा सुंदर दृश्य है, ओ कैसे बादल उमड़ कर आए हैं, हाय बेचारा असमय ही चल बसा। इस तरह से वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो विस्मय वाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, संकेत में एक काम का दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, या छट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। यानी कि जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। जब तक शोर बंद न होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। ये
क्या हुए संकेतवाचक। अब बात करते हैं इच्छावाचक की। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। जैसे ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे, मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। संदेहवाचक में क्या होगा? संदेहवाचक में इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद उसे कल बुखार था। यानी एक तरह का संदेह होगा कि शायद, क्या पता, हो सकता है। इस तरह के वाक्य जहाँ आए वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपने केवल वाक्य की परिभाषा, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के 3 प्रकार हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, और इनकी परिभाषा, केवल यही जितनी बातें मैंने आपको वीडियो में समझाई हैं उतना ही, वैसे ही आपको अपना कार्य करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।